ये लखमीर के कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस करवा रहा हूँ. A girl is wearing a pair of flat shoes. Wearing a pair of flat shoes. The girl is wearing a pair of flat shoes. Full stop. She weighs 550 Newton. She weighs 550 Newton. Full stop. The area of contact of one shoe the area of contact of one shoe with the ground is the area of contact of one shoe with the ground is 160 centimeter square. 160 centimeter square. Full stop. What pressure will be exerted by the girl on the ground? What pressure will be exerted by the girl on the ground? What pressure will be exerted by the girl on the ground? और इसमें दो अलग अलग कंडीशंस दे रखी हैं. कंडीशन ए है इफ शी स्टैंड्स ऑन 2 feet. If she stands on 2 feet. ठीक है. और दूसरा है इफ शी स्टैंड्स ऑन 1 foot. If she stands on 1 foot. तो देखिएगा क्या है. मैंने बोला अ गर्ल इज वियरिंग अ पेयर ऑफ फ्लैट शूज. शी वेज 550 न्यूटन. तो उसका गर्ल का मास नहीं दे रखा, उसका सीधा सीधा वेट ही दे रखा है. वेट जो है वो हमेशा न्यूटन में आता है, तो 550 न्यूटन उसका वेट दे रखा है. वो बोल रहे हैं द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ वन शू विद द ग्राउंड इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है ये सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है. हम कभी भी एरिया की ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर होती है, तो हम उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कभी भी नहीं लेंगे. ठीक है. तो जरा देखिएगा. तो यहाँ पर हम ये कहेंगे शी वेज 550 न्यूटन. तो वेट जो है इसका वेट ही क्या होता है, फोर्स होता है. ये कितना दे रखा है 550 न्यूटन. 550 न्यूटन. अच्छा. और एरिया जो है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ वन शू. एक शू का जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर है इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे. कैसे? अगर सेंटीमीटर होता है उसको मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो 100 से डिवाइड करते हैं, 100 से. ठीक है. लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से 2 बार डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मीटर स्क्वायर है. ऐसे ही अगर सेंटीमीटर क्यूब होता तो 100 से 3 बार मैं डिवाइड करता उसको. ठीक है. तो सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 100 से 2 बार डिवाइड करूँगा. यहाँ पर लिखेंगे मीटर स्क्वायर. 1 0 से 1 0 कट गया. ये हो गया 16/1000 मीटर स्क्वायर. अब ये 3 0 अगर हमने यहाँ से हटा दिए एक मिनट रुकिए.
चलिए जी, तो इसको क्या करेंगे, जब यहाँ पर 3 जीरो है तो राइट से काउंट करके 3 के बाद में पॉइंट लगा देंगे। तो 3 जीरो काट दिया और 1 जीरो लगा दिया यहाँ पर, तो 0.016 मीटर स्क्वायर ये हो गया 0.016 मीटर स्क्वायर। अच्छा जी, अब इसके बाद जरा देखते हैं, वेट यानी कि फोर्स आ गया और एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया एक शू का। तो इफ़ शी स्टैंड्स ऑन 2 फीट, तो इसका मतलब क्या होगा, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ 2 शूज, एक शू का एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट 0.016 है, एक शू का एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट 0.016 है, तो 2 का कितना होगा, उसमें आप 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, निखिल वैसे अच्छा बाकी तैयारी हो गई है तुम्हारी, ग्रेविटेशन तक आ रहा है इसमें? Yes, sir, for gravitation. तो कैपलर्स लॉ कर जाना, 2 ही तो लॉ हैं उसके, कैपलर्स लॉ छोड़ रखा है तुमने भी। कैपलर्स लॉ कर जाना निखिल, इसमें ना बस लॉ ही तो हैं, 3 लॉज हैं। अगर बाकी सारी तैयारी हो गई है तो कर जाना, वैसे कैपलर्स लॉ सिलेबस में नहीं है, मतलब वो 9th के इस बार सिलेबस में ही नहीं है ना, करवा दिया होगा उन्होंने इनके। तो इसमें खाली वही आई है, इसकी डेफिनेशन और तो बस एक काम कर लेना, कैपलर्स का लॉ जो है वो कर लेना, बाई चांस पूछना तो तैयारी करी रखी है, बाकी सारी तो वो भी कर लेना। चलिए जी, तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ 2 शूज, तो 2 शूज का एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, 2 × 0.016, तो ये क्या हो जाएगा 0.032 मीटर स्क्वायर, 0.032 मीटर स्क्वायर ये हो गया। अब जरा देखें, अब वो बोल रहे हैं कि व्हाट प्रेशर विल बी एक्सर्टेड बाय द गर्ल ऑन द ग्राउंड इफ शी स्टैंड्स ऑन 2 फीट, अगर वो 2 फुट पर खड़ी होती है, 2 वैल्यू पर खड़ी होती है, तो हम ये करेंगे प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब यहाँ पर फोर्स क्या है, फोर्स जो उसका वेट है यानी कि 550 न्यूटन, 550 अपॉन 0.032, तो 550 अपॉन 0.032, यहाँ से पॉइंट गया तो ऊपर आ गया 1000, ठीक है, पॉइंट गया तो ऊपर 1000 आ गया, तो नीचे 32 बचा केवल। ठीक, अब जो 32 है इसको आप क्या करिए, इसको काम करो ना, इसको अभी 32 लिखा रहने दो, एक काम करते हैं, ये उसको 55 इंटू 55 के आगे 1 2 3 4 जीरो लगाओ, 1 2 3 4 और नीचे 32 है। अब आप क्या करिए, जैसे ना कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे 2 है, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 × 2 हो गया 8, 8 × 2 हो गया 16, तो 2 की जितनी भी पावर्स है ना, वो कहीं ना कहीं जितने भी नंबर्स हैं उनको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से डिवाइड कर ही देती हैं, चाहे पॉइंट्स में आए आंसर, चाहे कैसे भी आए, वो पूरी तरह से डिवाइड कर देती हैं। तो ये जो 32 है ये भी 2 का ही एक मल्टीपल है, तो ये कहीं ना कहीं डिवाइड कर देगा उसको। तो मैं इसको सीधा 16 से करता हूँ डिवाइड, 16 × 2 = 32, सही है। अच्छा 16 × 3 = 48, 55, 16 × 3 = 48, तो 55 - 48 कितना हो गया 7, 7 के आगे 0 लगाया 70 हो गया। अच्छा 70 हो गया तो 16 × 4 = 64, 16 × 4 = 64, तो 70 - 64 हो गया 6, 6 0 60, अब 6 0 60, तो 16 × 3 = 48, अब 60 - 48 कितना हो गया 12, 12 के आगे 0 लगाया 120 बन गया। 120 का मतलब है 16 6 = 96, 16 7 = 112, 16 7 = 112, 120 - 112 कितना हो गया 8, 8 0 80, 16 5 = 80, यहीं तक हमको जाना था, हो गया। 3 4 3 7 5, अब इसको 2 से डिवाइड कर लो, तो 2 17 = 34, फिर 3 आ गया तो 2 1 = 2, 3 - 2 कितना हो गया 1, 1 7 17, 2 8 = 16, 17 - 16 is 1,
1 5 15, 2 7s are 14, 15 minus 14 is 1, 1 0, 10, तो 2 5 is 10, 17187.5, ये रिजल्ट आया 17187.5, तो लिखें 17187.5 PA, PA is for Pascal. ये हो गया, ये समझ में आ गया। मैं एक बार इसका आंसर देख रहा हूँ। ये लखमीर के अनसॉल्व में क्वेश्चन नंबर 51 दे रखा है। तो 51 के दो पार्ट्स हैं। तो पहले पार्ट का आंसर है 171,871.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद देखिएगा इसका बी पार्ट। बी पार्ट में वो क्या बोल रहे हैं कि when she stands only on 1 foot, जब वो एक ही पैर पर खड़ी होती है तब, तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स फिक्स्ड है 550 न्यूटन। अब एरिया क्या है कि अब एरिया ऑफ कांटेक्ट वो होगा क्योंकि अब वो एक पैर पर खड़ी हुई है, तो एक ही पैर जो है वो मतलब जो आपका उसका जो एक शू है वही ज़मीन के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो मुझे एरिया ऑफ कांटेक्ट ही निकालना होता है। तो एरिया ऑफ कांटेक्ट वन शू का कितना है 0.016 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ लिखें 0.016, पॉइंट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 1000। ठीक है, तो ये क्या आ गया 55 के आगे 1 2 3 4 0 लगा दो और अपॉन में 16। तो जरा देखो कुछ वैसा ही आ गया जैसा पहले था। 55 के आगे 4 0, 55 के आगे 4 0 अपॉन 16। तो पहले तो 32 था तो 16 2 सा 32 कर दिया। अब तो 16 से सीधा डिवाइड करेंगे। 16 से डिवाइड करके क्या आया था 34375, 16 1 16 और ऊपर आएगा 34375। तो यहाँ हमारा सीधा सीधा रिजल्ट आ गया 34375 पास्कल, 34375 पास्कल। ये रिजल्ट है इसका, बताइए क्लियर। पास्कल मतलब क्या है? पास्कल प्रेशर की यूनिट होती है, पास्कल PA शॉर्ट में बोल देते हैं उसको। चलिए इसके बाद जैसे आपके में सिर्फ ग्रेविटेशन तक आ रहा है तो वो वाले क्वेश्चंस कुछ करवाता हूँ। तो मास वेट वगैरह वो तो आ रहा होगा ना सर। ठीक है, एक क्वेश्चन नोट करें। द मास ऑफ सन इज 2 × 10 की पावर 30 किलोग्राम। द मास ऑफ सन is 2 × 10 की पावर 30 किलोग्राम। to 10 की पावर 30 किलोग्राम and the mass of earth is 6 into the mass of sun is 2 × 10 की पावर 30 किलोग्राम and the mass of earth is, अर्थ का मास दे रखा है कितना मास ऑफ अर्थ 6 × 10 की पावर 24 किलोग्राम। 6 × 10 की पावर 24 किलोग्राम। फुल स्टॉप। If the average distance between the sun and the earth be, if the average distance between the sun and the earth, if the average distance between the sun and the earth be 1.5 × 10 की पावर 8 किलोमीटर, 1.5 × 10 की पावर 8 किलोमीटर,
कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन देम। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन देम। तो बाय यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है जब हम कभी भी कोई दो बॉडीज के बीच का फोर्स निकालते हैं ना, तो न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज करते हैं यहाँ पर। तो मास की ऐसा यूनिट किलोग्राम होती है, और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस की ऐसा यूनिट जो है वो मीटर होती है। तो डिस्टेंस यहाँ पर हमको मीटर में नहीं दे रखा है, किलोमीटर में दे रखा है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने बोला द मास ऑफ सन, तो सन एक बॉडी हो गई तो उसके मास को मैं m1 मान लूँगा। तो m1 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर 30 किलोग्राम। फिर m2 क्या हो गया, मास ऑफ अर्थ, अर्थ कितना हो गया, अर्थ का मास 6 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम। तो ये मेरे लिए दूसरा मास हो गया। तो m1 की वैल्यू ये हो गई, m2 की वैल्यू ये हो गई। इसको किसी और यूनिट में, मतलब ग्राम में चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मास की ऐसा यूनिट किलोग्राम ही होती है, तो किलोग्राम में रहने देंगे। उसके बाद वो बोल रहे हैं इफ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, सन और अर्थ के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है वो है 1.5 इंटू 10 की पावर 8 किलोमीटर। तो डिस्टेंस को हम r बोलते हैं। तो 1.5 इंटू 10 की पावर 8 किलोमीटर। किलोमीटर को हाँ डी ले लो, हाँ कोई बात नहीं। तो 1.5 इंटू 10 की पावर 8 किलोमीटर है। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है कि उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1.5 इंटू 10 की पावर 8 और इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारा मीटर में कन्वर्ट हो गया। 1000 का मतलब क्या हो गया, 10 की पावर 3। 1.5 इंटू 10 की पावर 8 और 1000 मतलब 10 की पावर 3, और इधर आ गया मीटर। तो जब बेस सेम होता है तो पावर जो है सिंपली एडअप हो जाती है। तो ये 10 की पावर 11 हो गया। 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। तो ये डिस्टेंस हो गया। अब वो बोल रहे हैं कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन देम। तो उनके बीच में दो जो मासेस हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कैसे निकालेंगे, लिखिएगा बाय यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। F is equal to G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। चलो भाई कैपिटल G की वैल्यू बताओ जरा। 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये हो गया, ठीक है जी। तो m1 कितना है, 2 इंटू 10 की पावर 30। 2 इंटू 10 की पावर 30, ये m1 हो गया। और m2 कितना है, 6 इंटू 10 की पावर 24 और अपॉन r स्क्वायर। तो r कितना, 1.5 इंटू 10 की पावर 11। तो इसका होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। 1 मिनट रुकिए बस। चल रही है, लगातार चल रही है। नहीं नहीं, कांस्टेंट चल रही है। मतलब पहले भी तेज ही थी, अभी भी तेज ही हो रही है। अभी मैं गया ना इधर तो बाहर से आवाज़ आती है, तो मैंने कहा एक बार देख ली, दिखाई दे रहा है, हो रही है। चलिए जी, अब जरा देखेंगे F is equal to 6.67 इंटू 2 इंटू 6, 2 6 का कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। और जब बेसिस सेम होते हैं, जैसे 10 की पावर -11, 10 की पावर 30, 10 की पावर 24,
सब ऐड हो जाएंगे। तो 10 की पावर -11 प्लस 30 प्लस 24 अपॉन डिनोमिनेटर में है 1.5 इंटू 10 की पावर 11 का होल स्क्वायर। तो 1.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2.25। समझ गए? अभी देखिए 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 1.5 इंटू 1.5 जब करेंगे तो एक तरह से करते क्या है 15 इंटू 15 करते हैं 225 आ गया। अब यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट, इधर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो टोटल पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो गई। तो राइट से 2 डिजिट काउंट करी और यहाँ पॉइंट लगा दिया तो 2.25 हो गया। ठीक है, तो नीचे वाली टर्म आ गई 2.25 और 10 की पावर 11 जब पावर की पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 10 की पावर 11 की भी पावर 2 है तो 11 टू ज़ा 22 हो गया है। तो f इज इक्वल टू 6.67 इंटू 12। काम करो 6.67 और 12 को तो मल्टीप्लाई कर ही दो ना। 12 7 ज़ा 84, 8 कैरी आ गया, 12 6 ज़ा 72, 72 और 8 कितना हो गया 80, 8 कैरी आ गया, 12 6 ज़ा 72 और ये 8 80। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 30 प्लस 24 कितना हो जाएगा 54, और 54 में से 11 सब्ट्रैक्ट करा तो कितना 43। फिर ये जो 10 की पावर 22 है ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा 10 की पावर -22 और अपॉन में मेरे पास अब क्या बचा केवल 2.25। ठीक है, तो ये जो 2.25 है इसको आप क्या लिख सकते हैं 15 ज़ा पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इधर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो काट दिया, पॉइंट से पॉइंट कट गया। जब पॉइंट के बाद ऊपर और नीचे सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं, जैसे यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स थी, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स थी तो पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब 15 ज़ा 225 और 15 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं 8004 को 8004 को। तो भाई कैसे करेंगे 15 5 ज़ा 75, 80 माइनस 75 कितना हो गया 5, 5 0 50, 15 3 ज़ा 45, 50 माइनस 45 कितना हो गया 5 है ना, और फिर 4 आ गया 54, तो अगेन 15 3 ज़ा 45, 54 माइनस 45 कितना हो गया 9 हो गया, और पॉइंट लगा के 0 लगाया तो 9 0 90, 15 6 ज़ा 90। तो यहाँ तक तो ये इससे इतना डिवाइड हो गया। दोबारा कर लो 15 से, 15 1 ज़ा 15 और 53 है ना, तो 15 3 ज़ा 45, 53 माइनस 45 इज 8, 8 3 83, 83, तो 15 5 ज़ा 75 और 83 माइनस 75 इज अगेन 8, 86 हो गया 86, तो 15 5 ज़ा 75, 86 माइनस 75 कितना हो गया 11, 11 तो 11 के आगे 0 लगाया 110, 110 तो 15 7 ज़ा 105, बस 2 प्लेसेस और डेसिमल तक कर दो तो 35.57 इंटू, जब ये बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 10 की पावर 43 माइनस 22, तो 35.57 इंटू 43 में से जब 22 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 माइनस 2 इज 1, इतना, तो ये इतना न्यूटन आ रहा है। फोर्स की यूनिट हमेशा न्यूटन होती है, तो ये न्यूटन में आ गया आंसर। अगर मैं एक बार देखता हूँ, ये 101 पेज नंबर 101 ऑफ लखमीर सिंह, ये क्वेश्चन नंबर 37 है अनसॉल्व वाला, 37 बता रहा हूँ आंसर इसका वेरीफाई कर रहा हूँ। ठीक है, हमारा 35.57 है, इनका है 3.57 इंटू 10 की पावर 22 है ना। अगर इस नंबर को आपने एक डेसिमल प्लेस इधर शिफ्ट करा, मतलब आपने अगर इस नंबर को छोटा करा तो पावर बड़ी हो जाएगी, एक नंबर बढ़ जाएगा, 10 की पावर 22 दे रखा है हमारा भी, ठीक है, इनका भी ठीक है, दोनों से ठीक है। इसके बाद आपको ये भी नहीं आया, दक्ष भी नहीं है, ऑनलाइन भी नहीं है, कैलकुलेटर से
सॉल्यूशन में जाता है। कैलकुलेटर से कर रहे हो, ऐसे मत करो। तो ये ये बहुत बड़ा डिवाइड आ गया, मैंने करा भी फोन आ गया पूरा एक पेज नहीं बन गया, तो नहीं हाँ, लगा देखो मेरे हाथ में देखना चाहिए चलो जी, एक क्वेश्चन और नोट करो। चलिए ये क्वेश्चन और नोट करिएगा। ये है, a piece of stone is thrown vertically upwards a piece of stone is thrown vertically upwards stone is thrown vertically upwards, full stop. It reaches the maximum height in 3 seconds. It reaches the maximum height in 3 seconds. If the acceleration of the stone be 9.8 meter per second square, the acceleration of the stone is 9.8 meter per second square directed towards the ground. meter per second square directed towards the ground, comma, calculate the initial velocity of the stone with which it is thrown upwards. Calculate the initial velocity of the stone with which it is thrown calculate the initial velocity of the stone with which it is thrown upwards. ठीक है, तो वो इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है जिस इनिशियल वेलोसिटी से उसको ऊपर फेंका गया था। अच्छा, ये ना क्वेश्चन को अननेसेसरीली लंबा करने के लिए दे रखा है। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ग्राउंड। ये हमें पता है कि अगर मैंने किसी स्टोन को लिया और हवा में उछाल दिया तो उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन अपने आप ही उस पर नीचे की तरफ एक्ट करेगा। मतलब ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ ही खींचेगी, भले ही वो स्टोन ऊपर जा रहा हो लेकिन वो उसको खींचेगी नीचे की तरफ। तो पता क्या है, हम ये जानते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी स्टोन को लिया और ऐसे ही छोड़ दिया ऊपर से, तो जी नीचे की तरफ एक्ट करेगा और स्टोन का मोशन भी नीचे की तरफ है। तो उस केस में जो जी है उसको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। लेकिन जब किसी स्टोन को ऊपर फेंका गया तो स्टोन का मोशन तो ऊपर की तरफ है और लेकिन ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ ही एक्ट करती है। तो इसका मतलब क्या है कि उस केस में जी की वैल्यू को -9.8 लेते हैं। तो अपवर्ड मोशन में जी को लेंगे -9.8 और डाउनवर्ड मोशन में जी को लेंगे प्लस का 9.8। याद रहेगा? ठीक। A piece of stone is thrown vertically upwards. तो एक स्टोन को पकड़कर ऊपर फेंक दिया गया। अब जितनी वेलोसिटी से फेंका गया है वो कहलाती है उसकी इनिशियल वेलोसिटी। वो मुझे नहीं पता कितनी है, मैं लिख दूंगा जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा देगा, हमें नहीं पता कितनी है। उसके बाद वो बोल रहे हैं इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट इन 3 सेकंड्स। तो वो मैक्सिमम हाइट कितनी देर में पहुंचता है? 3 सेकंड में पहुंचता है। तो 3 सेकंड का टाइम लगा उसको अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में। अब होता क्या है
कि जब वो स्टोन मैक्सिमम हाइट पर, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको नीचे से ऊपर फेंका जाता है, जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है ना, तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी लूँगा मैं? ज़ीरो। फाइनल वेलोसिटी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद देखिएगा क्योंकि स्टोन के ऊपर फेंका जा रहा है तो जी की वैल्यू होगी माइनस का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब वो पूछ रहे हैं कि कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन विद विच इट इज थ्रोन अपवर्ड्स, मतलब मुझे यू निकालना है। तो जरा बताओ कौन सी इक्वेशन है? फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और a क्या है? g है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। अब v कितना है? 0। u प्लस जी कितना है? माइनस 9.8 इंटू टी कितना है? 3। इधर 0 है और ये 9.8 इंटू 3, तो 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू u 9.8 3 जा 3 जा 24 3 9 का 27 और 2 29 माइनस का 29.4, ये इधर आ जाएगा। तो u कितना आ गया? 29.4 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी 29.4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये था आपका इसी का अनसॉल्व क्वेश्चन। अगला वाला था 28 का आंसर बता देता हूँ। 28 का 29.4 मीटर पर सेकंड बिल्कुल सही है 38 का ये। अगला देख रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 39। 39 देखिएगा, इसमें दिया है अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ बिल्डिंग A stone falls from a building and reaches the ground 2.5 seconds later. And reaches the ground 2.5 seconds later. Reaches the ground 2.5 seconds later. Full stop. How high is the building? How high is the building? Question mark. G को लेना 9.8, बोला टेक G is equal to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी बड़ा होता है, एक छोटा जी होता है। हाँ, तो जो बड़ा वाला G है वो होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। और जो स्मॉल G है इसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, A stone falls from a building and reaches the ground 2.5 seconds later. तो एक स्टोन है वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। तो जब स्टोन ऐसे ही नीचे गिर रहा है तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है।
हमने उस पर कोई ताकत नहीं लगाई, बस वो फ्रीली फॉल कर रहा है। u इज इक्वल टू हो गया 0 मीटर पर सेकेंड, पहली चीज। उसके बाद वो ग्राउंड तक कितनी देर में पहुंचता है? 2.5 सेकेंड्स, 2.5 सेकेंड्स में वो नीचे तक पहुंचता है। अब वो ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो इसका मतलब वो भी जो स्टोन है वो भी नीचे गिर रहा है और जी भी नीचे की तरफ रिएक्ट करता है। तो जब डाउनवर्ड मोशन होता है तो जी को पॉजिटिव लेते हैं। तो जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पूछ रहे हैं हाउ हाई इज द बिल्डिंग, तो हाइट निकालना है, यानी कि एक तरह से वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है। तो एस इज इक्वल टू एच मान लो। अब ये एच है, इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता। तो अब आप ये बताओ, ये वेरिएबल्स है मेरे पास एस, यू, टी और जी। जी मतलब ए, कौन सी इक्वेशन है वो? सेकंड वाली। सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन by second equation of motion s is equal to ut plus half et square मतलब half gt square, ये हो गया, ठीक है। s is equal to ut plus half gt square। फिर s कितना है? h, तो s की जगह लिख दीजिए h। u की वैल्यू 0, t की वैल्यू 2.5, 0 इंटू 2.5 प्लस हाफ। जी कितना है? 9.8 इंटू टी का स्क्वायर मतलब 2.5 का स्क्वायर। तो ये हो गया 4.9। एच इज इक्वल टू 0 प्लस 4.9 इंटू 2.5 इंटू 2.5, ठीक है। तो भाई ये पॉइंट गया, नीचे आ गया 10, इसका पॉइंट गया, नीचे आ गया 10, इसका पॉइंट गया तो नीचे आ गया 10। एच इज इक्वल टू 25 इंटू 49 करो पहले, ठीक है। तो 25 9 ज़ा होता है 225, तो 22 आ गया कैरी, 25 4 ज़ा 100 और 100 और 22 कितना हो गया? 122, 1225 इंटू 25, 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो गया? 1000। 25 को इसमें मल्टीप्लाई करिए 1225 को, तो 25 5 ज़ा 125, 12 कैरी, 25 2 ज़ा 50, 50 और 12 62, तो 6 कैरी, 25 2 ज़ा 50 और 6 56, 5 कैरी, 25 मतलब 25 और 5 30, 30625 अपॉन 1000, 3 0 काट दो और राइट से 3 डिजिट काउंट करो, 1 2 3, 30.625 मीटर, 30.625 मीटर। तो ये हमारी हाइट आ गई। इन्होंने 30.6 दे रखा है, 0.6 लिखो या 0.625 लिखो, एक बात, ठीक है। बताइए जी, क्लियर है? ऑनलाइन वाले बता दें भाई। यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो, सर ठीक है। गुड इवनिंग सर। बारिश हो रही है क्या? हाँ सर, यस सर। ये भाई बंद तो करता है इसको, वो छिपकली वगैरह आ जाती है, मैं इसलिए बंद करवाता हूँ उस टाइम, लाइट जल रही होती है ना। What happens to the gravitational force between two objects? What happens to the gravitational force between two objects when the distance between them is
the distance between them is first part है doubled, सेकंड पार्ट है हाफ। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा अगर उनके बीच के डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए तो, हाफ कर दिया जाए तो। इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसमें देखिएगा व्हाट हैपेंस टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। Gravitational force between two objects ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ये क्या होता है, G(m1m2) अपॉन r²। अब अगर आप ये देखो कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो डबल कर दिया जाए तो क्या होगा। ओरिजिनली ग्रेविटेशनल फोर्स ये होता है, अब अगर डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए तो क्या होगा। तो ये फर्स्ट पार्ट में अब r की जगह मुझे 2r लिखना होता है, तो जो नया डिस्टेंस नया फोर्स है उसको f' बोल दिया। f' इज इक्वल टू G(m1m2) r की जगह 2r लिख दो पीछे। तो पहले r का स्क्वायर था, अब क्या हो गया 2r का स्क्वायर हो गया। तो f' इज इक्वल टू G(m1m2) 2r का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और r स्क्वायर। अब इस 4 को बाहर ले लो, ऐसे लिखो 1/4 इंटू G(m1m2) अपॉन r स्क्वायर। ये हो गया, ये हो गया। तो आप ये देखिएगा कि जो ओरिजिनल फोर्स था उसका क्या हो गया, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स 1/4 था। ठीक है भाई, G(m1m2) अपॉन r स्क्वायर ओरिजिनल फोर्स था, तो f' इज इक्वल टू 1/4 ऑफ f। तो यहाँ आंसर में लिखेंगे फोर्स विल बिकम वन फोर्थ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, अपनी ओरिजिनल वैल्यू का 1/4 रह जाएगा फोर्स। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो ये हुआ। उसके बाद सेकंड पार्ट में वो क्या पूछ रहे हैं कि अगर फोर्स उन दोनों के बीच का हाफ कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए तो क्या होगा। अब f' क्या हो जाएगा, f" बोल दो इसको, बल्कि G(m1m2) वो तो ओरिजिनली r था, अब r ना होकर वो हो जाएगा r/2, तो r का स्क्वायर ना होकर r/2 का स्क्वायर। तो G(m1m2) अपॉन r स्क्वायर अपॉन 4। डिनोमिनेटर m1m2 का डिनोमिनेटर है r स्क्वायर, डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसको लिखो 4 G(m1m2) अपॉन r स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, न्यूमरेटर में आ गया एक तरह से। जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो 4 को मैं न्यूमरेटर में ले आया, यहाँ मल्टीप्लाई करो, यहाँ मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है। तो ये किसके बराबर हो गया, 4 टाइम्स ऑफ f के। तो यहाँ लिखेंगे force will become 4 times of its original value। ठीक है, इतना कर लीजिए बस आज।